सिद्धार्थ एक कोने में चुपचाप खड़ा वाइन का ग्लास लिए हुए था। तभी फ्लैश लाइट की चमक ने हॉल को भर दिया। बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को चीर कर रास्ता बनाया और उधर रोशनी के बीच से एक आकृति उभर कर आ रही थी। कौन थी ये आकृति, जानेंगे आज के एपिसोड नंबर 32 में। दोस्तों, जिद्दी बिलियनियर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं सुकून एफएम चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 32 में मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। वहीं सिद्धार्थ खड़ा रहा। उसकी निगाहें उस आकृति पर टिक गई। सामने आ रही आकृति कोई और नहीं बल्कि मयूरी थी। सिद्धार्थ की निगाहें उस पर जम गई थी, फिर हटी ही नहीं। हॉल में अब दो गुट आमने सामने थे। एक तरफ गर्ग परिवार का जन्मदिन इवेंट और दूसरी तरफ मयूरी की टीम। तभी मधु ने भीड़ में आगे आकर मैनेजर से पूछा, मैनेजर, ये लोग कौन हैं? हमने ये हॉल लड़कर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुक किया था। यहाँ क्या हो रहा है? आगे से मैनेजर ने हकला कर कहा, ये मैम। वहीं जानवी ने जब मयूरी को कॉन्फिडेंस से भरा देखा तो वो जल भुन गई। वो आगे बढ़ी और व्यंग्य से बोली, अरे ये तो वाकई कोइंसिडेंस है। ये हॉल गर्ग परिवार के सीनियर मेंबर के जन्मदिन के लिए पहले ही बुक है। क्या डायरेक्टर मयूरी चाहती है कि शहर के सभी रेपुटेड लोग उनके लिए झुक जाएं? लेकिन मधु को जानवी को देखकर गुस्सा आ गया। उसने पलटवार किया, मिस मारवा, अगर आप देखना ही चाहती हैं तो बाहर देखिए। ये रिपोर्टर्स और फैंस मयूरी के लिए आए हैं। मयूरी की वापसी का जश्न मनाने का पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्या आप चाहती हैं कि ये सब इंतजार करें? अब जानवी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी सिद्धार्थ ने बाहर देखा। फैंस की भीड़ हाथों में मयूरी के लिए पोस्टर लेकर खड़ी थी। नाराज फैंस के सामने शहर के अमीर लोग भी फीके थे। मयूरी के पीछे लड़कर ड्रामा के 3 मेन एक्टर खड़े थे, मैच्योर और अट्रैक्टिव। इसी बीच दिशांत सिद्धार्थ के कान में फुसफुसा कर बोला, यंग मास्टर, लगता है आपकी वाइफ को आपकी जरूरत नहीं। देखिए कैसे उन एक्टर्स के साथ चमक रही है। उसका करियर नई ऊंचाइयों पर है और शायद वो आपको भूल चुकी है। लेकिन आगे से सिद्धार्थ चुप रहा। उसका ध्यान सिर्फ मयूरी पर था। तभी मयूरी ने स्थिति को भांप लिया। वो आगे बढ़ी। उसने मधु से पूछा, मधु, क्या बात है? मैनेजर ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जानवी ने फिर से टोक कर कहा, डायरेक्टर मयूरी, क्या आप एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके जन्मदिन पर बाहर निकालेंगी? आगे से मयूरी ने शांत भाव से जानवी को देखकर कहा, मिस मारवा, आपका क्या मतलब है? तभी मैडम गर्ग, जिनका जन्मदिन था, वो बाहर आ गई। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे। उन्होंने अपने पास खड़े महिला से पूछा, बहू, क्या लड़कर की कास्ट आई है? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। उनकी नजर मयूरी पर पड़ी। उन्होंने मयूरी की तारीफ करके कहा, ओह, ये बच्ची कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी। उसकी बात सुनकर मयूरी मुस्कुराई। उसने उनका शुक्रिया अदा करके कहा, थैंक यू मैडम गर्ग। तभी आगे से मैडम गर्ग ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं तुम्हारा ड्रामा रोज देखती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। आगे से मयूरी ने विनम्रता से कहा, मैडम गर्ग, मैं आपके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। फिर उसने मैनेजर की तरफ झुककर उसको ऑर्डर देकर कहा, क्योंकि आज मैडम का जन्मदिन है, इसलिए हम आपका प्रोग्राम दूसरे हॉल में कर लेंगे। प्लीज इसे हमारे तरफ से सीनियर मैडम गर्ग के इवेंट में भागीदारी समझें। मयूरी की उदारता ने सबका दिल जीत लिया। सीईओ विक्रांत ने राहत की सांस लेकर आगे बढ़कर कहा, डायरेक्टर मयूरी, आप बहुत दयालु हैं। तभी मधु ने ताली बजाकर कहा, देखा, हमारी मयूरी ने बिना कुछ कहे मामला सुलझा दिया। लेकिन कुछ लोगों की मंशा हमेशा बुरी रहती है। इशारा साफ तौर पर जानवी की तरफ था। वहीं जानवी अपमानित महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि मयूरी बर्बाद ही हो जाएगी, लेकिन वो तो चमक रही थी। उसने मीडिया को संबोधित करके कहा, हम समझते हैं कि गलतफहमियां होती है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। मैरिज कानून द्वारा संरक्षित है, लेकिन रिश्ते नहीं। यह सीधा हमला था। तभी दिशांत ने भी आग में घी डालकर कहा, मिसेस गुलेरिया, मैंने बहुत समय से आपको और सिद्धार्थ को साथ नहीं देखा। क्या आप दोनों अलग हो चुके हैं? उनका वार कम कर गया। उसकी बात सुनते ही रिपोर्टर्स ने तुरंत मयूरी को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने मयूरी से पूछा, डायरेक्टर मयूरी, क्या आपके और यंग मास्टर सिद्धार्थ के रिश्ते में दरार आ गई? आप दोनों साथ क्यों नहीं हैं?
उसका सवाल सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन मयूरी ने घबराने की बजाय सीधे सिद्धार्थ की आंखों में देखा। भीड़ में खड़ा वो शख्स आज भी सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहा था। मयूरी ने एक शौक मुस्कान के साथ सिद्धार्थ से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, सब कहते हैं कि हमारे रिश्ते बदल गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सिद्धार्थ की गहरी काली आंखों में चमक आ गई। उसने जेब में हाथ डाला और मयूरी की आंखों में देखकर कहा, ऐसा नहीं है। तभी मयूरी ने मीडिया की तरफ देखकर कहा, सुना आपने, मेरा परिवार अपनी बात का पक्का है। उनका जवाब ही मेरा जवाब है। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर एक और तीर छोड़कर कहा, ओह यंग मास्टर, मेरे बाद क्या आप किसी और महिला में इंटरेस्ट रखेंगे? उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सांसें थम गई। लेकिन सिद्धार्थ ने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर वहां खड़ी लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चीख पड़ा, ओह ये कितना रोमांटिक है। लेकिन यह सब देखकर जानवी का संयम टूट गया। उसने आगे आकर कहा, लेकिन मैंने सुना है कि डायरेक्टर मयूरी अपने मायके में रह रही है, बिल्कुल अलग। उसका सवाल सुनकर मयूरी ने जानवी को ऐसे देखा जैसे कोई नासमझ बच्चे को देखता है। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस मारवा, अलग रहने का मतलब रिश्तों का अंत नहीं होता। आपको कैसे पता कि यंग मास्टर सिद्धार्थ मेरे पास नहीं आते? आपको हमारी बहुत चिंता है। कहीं प्रॉब्लम आपके और मिस्टर दिशांत के बीच में तो नहीं? उसकी बात सुनकर भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। मयूरी ने बहुत बारीकी से संकेत दिया कि शायद दिशांत जानवी को खुश नहीं रख पा रहा है। तभी मधु ने भी मजाक उड़ाकर कहा, मिस मारवा, अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दे, दूसरों के हस्बैंड पर नहीं। इसके बाद मयूरी ने आखिरी वार करके दिशांत से कहा, मिस्टर दिशांत, जब फूल खिल जाए तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। कुछ महिलाओं के लिए आप सिर्फ एक साधन हैं, एक राजकुमारी के रक्षक जैसा साइड कैरेक्टर। उसकी बात सुनकर दिशांत का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गया कि मयूरी को सब पता है कि कैसे वो जानवी के कहने पर सिद्धार्थ को बर्बाद करने का मोहरा बना हुआ है। इसके बाद मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, चलिए हमें देर हो रही है। यह कहकर मयूरी ने अपना स्कर्ट थोड़ा उठाया और शान से बाहर निकल गई। तभी सिद्धार्थ ने प्रियंका को देखा और जो सदमे में थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सुना तुमने, मेरी वाइफ से अपनी तुलना मत करो। फिर वो दिशांत और जानवी के पास गया। उसने उन दोनों से कहा, शिव दिशांत, आप एक भाई लवर दोनों के रूप में असफल रहे। आपकी बहन और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद उसने जानवी के सिर से पैर तक एक नजर देखी और शर्मसार उसे कर दिया। फिर वो बाहर निकल गया। गलियारे में खड़े होकर सिद्धार्थ ने कांच की दीवार से कॉन्फ्रेंस हॉल में देखा। मयूरी स्टेज पर बैठी थी, रोशनी में चमकती हुई हंस रही थी। वो इतनी जीवंत और खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ का दिल बैठ गया। उसने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, मैंने आज तुमसे झूठ नहीं बोला। मयूरी का फोन बजा। उसने मैसेज देखा। उसकी पलकें फड़फड़ाई। वो जानती थी कि उसका क्या मतलब है, कि वो किसी और में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तभी दूसरा मैसेज आया, क्या तुम कुछ समय मेरे साथ बिताना चाहोगी? यह पढ़ते ही मयूरी की पुतलियां सिकुड़ गई। वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि कुछ जवाब दे दी, तीसरा मैसेज आया, मैं चाहता हूं तुम मुझे थोड़ा समय दो। मैं नन्हे आरोज को एक छोटी बहन देना चाहता हूं। यह मैसेज पढ़ते ही मयूरी का चेहरा एकदम लाल हो गया। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, डायरेक्टर, अगला सवाल। लेकिन मयूरी खड़ी हो गई। उसने सभी से कहा, मैं अभी आ रही हूं। उसने खिड़की की तरफ देखा। सिद्धार्थ वहीं खड़ा था, शांत, अकेला, एक हाथ जेब में, बस उसे देख रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सुपरमार्केट में देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मयूरी ने नजरें फेर ली। जब उसे जरूरत थी वो वहां नहीं था। अब वो इन जज्बातों का क्या फायदा? वो मुड़ गई। इसके बाद सिद्धार्थ अपने आलिशान लेकिन वीरान विला में लौट गया। घर में वसंत ऋतु की हवा तो थी, लेकिन जीवन नहीं था। हाल में उसकी मां सारिका टीवी देख रही थी। स्क्रीन पर लड़कर चल रहा था और मयूरी के साथ खड़ा वही आदमी दिख रहा था। सारिका ने सिद्धार्थ को देखकर टीवी बंद कर दिया। उसकी तरफ देखकर पूछा, खाना खा लिया? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ। आगे से सारिका ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, फिर आराम कर लो। ये कहकर सारिका सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो बूढ़ी और कमजोर लगने लगी थी। मयूरी के जाने के बाद घर की रौनक चली गई। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या मयूरी के आने से पहले हालात ऐसे ही थे? नहीं, अब ये सूनापन ज्यादा काट रहा है। वहीं सोफे पर बैठे उसके पिता हेमराज एक शब्दकोश के पन्ने पलट रहे थे। तभी हेमराज ने उत्साहहीन स्वर में कहा,
सिद्धार्थ, इधर आओ। मैं नन्हे मास्टर गुलेरिया के लिए नाम चुन रहा हूँ। देखो कौन सा नाम अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का दिल भर आया। उसने मन ही मन में सोचा, नाम? मयूरी तो उसे आरुष नाम दे चुकी है और वे यहाँ उस हकीकत से कोसों दूर बस पन्ने पलट रहे हैं। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने हेमराज को धीरे से कहा, पापा, नन्हे मास्टर का नाम आरुष रख दिया गया है। मयूरी ने उसे ये नाम दिया है। सिद्धार्थ की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसकी बात सुनकर हेमराज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में थमा शब्दकोश, जिसके पन्ने वो 1 घंटे से पलट रहा था, अब बेमतलब लग रहा था। लेकिन उसने अपने होठों पर जबरन मुस्कान लाकर शब्दकोश को कॉफी टेबल पर फेंक दिया और धीरे से सिद्धार्थ के पास गया और उसके कंधे को थपथपा कर बोला, आरुष, आरुष, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है। ये कहकर उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो, और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहीं सिद्धार्थ 1 मिनट तक वहीं बुत बना खड़ा रहा। फिर जैसे ही वास्तविकता का ज्वार लौटा, वो तेजी से ऊपर भागा और अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लिया। डॉक्यूमेंट्स को सोफे पर फेंक कर उसने अपनी आंखें मूंद ली। अंधेरे में भी बस उसे वही चेहरा दिखाई दे रहा था, मयूरी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नितेश अंदर आया। पिछले 1 महीने से वो सिद्धार्थ के पर्सनल डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। नितेश ने स्टेथोस्कोप लगाकर पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थी। सिद्धार्थ ने छत के क्रिस्टल झूमर को देखकर घूर कर कहा, नितेश, जब सुरभि तुम्हें छोड़कर गई तो इन 6 सालों में तुमने कैसे सब कुछ सहा है? उसकी बात सुनकर नितेश का हाथ एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने एक उदास हंसी हंसकर कहा, मैंने कैसे सहा, बस ऐसे ही। जब लगता है कि अब जिया नहीं जाएगा तो अगले दिन सूरज फिर उगाता है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कड़वाहट से सोचा, सूरज तो उगता है लेकिन रोशनी नहीं लाता। वो 32 साल का हो चुका था। उसके जीवन में अब कितने 6 साल बचे थे। उसे मौत से डर नहीं था। डर इस बात का था कि मयूरी के लिए इंतजार करने का वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। तभी नितेश ने उसे घूर कर कहा, तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों है? आज तुम मयूरी से मिले थे, है ना? आगे से सिद्धार्थ मुस्कुराया, एक दुर्लभ कोमल मुस्कान। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मयूरी ने आज मुझसे कहा कि अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में काफी समय से कुछ नहीं किया। उन्होंने आरुष के लिए एक छोटी बहन चाहती है। उसकी बात सुनकर नितेश ने अविश्वास में सिर हिलाकर कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कहा। तभी सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि ये सच है। नितेश, तुम नहीं जानते, बच्चे के जन्म के बाद वो और भी खूबसूरत हो गई। उसकी कमर, उसकी आंखें, सब कुछ हिप्नोटाइज करने वाला है। लेकिन नितेश ने झुंझलाकर उसे टोक कर कहा, सिद्धार्थ, अपने गंदे विचार अपने तक रखो। तुम्हारी मौजूदा हालात में ये सब सोचना सुसाइड जैसा है। 1 महीने पहले तुम ऑपरेशन टेबल पर मरे हुए थे, याद है? वो एक्सपेरिमेंटल दवा ही तुम्हें जिंदा रखे हुए है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम स्थिर हो गया। अपने नितेश की आंखों में उसने देखा और धीरे आवाज में पूछा, वो टेस्ट ट्यूब वाला घोल कहाँ है? आगे से नितेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में उसको लात मार कर कहा, वो घोल तो तुम्हें 7 घंटे के लिए नॉर्मल बना सकता है। बिल्कुल नहीं, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, तुम्हारे अयाशी के लिए नहीं। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी लात को इग्नोर करके टॉपिक चेंज करके कहा, नितेश, तुम्हारी बहन जानवी के बारे में। जानवी का नाम सुनते ही नितेश शांत हो गया। तभी सिद्धार्थ ने उसको चेतावनी देकर कहा, वो अब ऐसे रास्ते पर है जहां से लौटना नामुमकिन है। दिशांत के साथ मिलकर उसने जो खेल खेला है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर कोई और ऐसा करता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नितेश जानता था कि सिद्धार्थ सही कह रहा है। हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं उधर दिशांत और जानवी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। माहौल में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। जानवी ने दिशांत के चेहरे पर खतरनाक भाव देखे और डर गई। उसने कोमलता का नाटक करके कहा, दिशांत, क्या तुम नाराज हो? मयूरी की बातों में मत आओ। सिद्धार्थ और मेरा किस्सा खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। लेकिन दिशांत का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसे हमेशा से चैलेंज पसंद थे, इसलिए वह जानवी के पीछे पड़ा था। लेकिन मयूरी का वो ताना कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, उसके अहंकार को चोट पहुंचा गया था। उसने जानवी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर पूछा, तुम मेरी हो? इसके बाद उसने क्रूरता से हंसकर कहा, जानवी, हम 3 महीने से साथ हैं।
और तुम कहती हो कि तुम मेरी हो, लेकिन तुम मुझे छूने तक नहीं देती। आज तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल में सिद्धार्थ के लिए कोई जगह नहीं। उसकी बात सुनकर जानवी का दिल बैठ गया। वो सिद्धार्थ से प्यार करती थी, दिशांत से नहीं। दिशांत सिर्फ एक मोहरा था, सिद्धार्थ को बर्बाद करने का जरिया। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, दिशांत, हम शादी तक इंतजार नहीं कर सकते? लेकिन दिशांत ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके ऊपर उठाकर चेहरा बोला, शादी तक इंतजार बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने उसे ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको और बाहर जाओ। ड्राइवर के जाते ही गाड़ी एक पिंजरे में बदल गई। निशांत ने जानवी को दबोच कर कहा, मुझे आज्ञाकारी औरतें पसंद है जानवी। अपना घमंडी सिर झुकाओ और मेरी सेवा करो। वहीं जानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे डर के नहीं, घृणा के थे। उसे दिशांत का स्पर्श किसी कीड़े जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे यह कीमत चुकानी ही थी। उस रात मारवा विला में अपने बिस्तर पर लेटी जानवी को खुद से घिन आने लगी थी। उसने खुद को रगड़ रगड़ कर साफ किया, लेकिन दिशांत की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। थककर जब उसकी आंख लगी तो उसने एक सपना देखा। वो शादी के जोड़े में थी। वेदी पर एक आदमी खड़ा था। जब वो मुड़ा तो वो दिशांत नहीं, सिद्धार्थ था। सफेद शर्ट, खुला कूलर, नशीली आंखें। वो दौड़कर उसके गले लग गई और उसने उसे चूम लिया। जानवी नींद में बड़बड़ाई। जब उसकी आंखें खुली तो वो पसीने से तरबतर थी। सपना टूट चुका था और वास्तविकता का खालीपन उसे खाने दौड़ रहा था। उसे सिद्धार्थ चाहिए था, किसी भी कीमत पर। दिशांत के साथ बिताए उन पलों ने सिद्धार्थ के लिए तड़प को और बढ़ा दिया। उसका जुनून अब पागलपन बन चुका था। अगले दिन दिल्ली की वाइन टेस्टिंग की स्पेशल क्लास चल रही थी। जानवी कोच के रूप में कमरे में मौजूद 10 कुलीन स्टूडेंट्स को देखकर संतुष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन एक सीट खाली थी। तभी उसने एक आवाज सुनाई थी, माफ करना, मुझे देर हो गई। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर मयूरी खड़ी थी। सफेद टी शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और एक फैशनेबल बैग के साथ वो किसी कॉलेज की स्टूडेंट जैसी लग रही थी। मयूरी को देखते ही बाकी सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हो गए। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, मयूरी। वहीं ये सब देखकर जानवी का चेहरा ठंडा हो गया। उसने मयूरी के पास जाकर ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारा आना अलाउड नहीं है। आगे से मयूरी ने मासूमियत से पलकें झपकाई और उसने अपनी जगह पर बैठकर कहा, मैंने फीस जमा की है डायरेक्टर जानवी। आप मुझे बिना किसी वजह से नहीं निकाल सकती। क्या आप ये जानती हैं? तभी बाकी के स्टूडेंट्स भी मयूरी के समर्थन में बोलने लगे। ये देखकर जानवी ने दांत पीस कर कहा, यहाँ कोई ये मजाक नहीं चल रहा। तुम्हें वाइन के बारे में कितना पता है? मयूरी ने शांत भाव से जवाब देकर कहा, अगर मुझे सब पता होता तो मैं सीखने के लिए फीस क्यों देती? उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। जानवी फिर से शर्मिंदा हो गई। मयूरी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और वहां की राजनीति करने नहीं, वो यहाँ कुछ ना कुछ सीखने आई थी। ऐसे क्लास खत्म होने के बाद अफरा तफरी मच गई। अमीर घरों के लड़के मयूरी को घर छोड़ने के लिए आपस में लड़ने लगे थे। तुम मेरी बुगाटी में चलो, नहीं मेरी लैम्बोर्गिनी में। लेकिन मयूरी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। तभी उसकी नजर लॉबी में खड़े एक शख्स पर पड़ी। यह सिद्धार्थ था। वो हमेशा की तरह बेदाग और प्रभावशाली लग रहा था। दिशांत उसके बगल में खड़ा था। सिद्धार्थ से लड़ रहे लड़कों को सिद्धार्थ ने देखा, फिर मयूरी को। उसकी आंखों में जलन और नाराजगी साफ थी, जैसे कह रहा हो, मेरी वाइफ के लिए भीड़ क्यों? सिद्धार्थ की नाराजगी देखकर मयूरी के होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने अदा से अपना धूप का चश्मा निकाला, आंखों पर लगाया और बिना एक शब्द कहे शान से वहां से निकल गई, एक रानी की तरह जिसने राजा को इग्नोर कर दिया हो। यह देखकर दिशांत ने तंज कसकर सिद्धार्थ से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपकी वाइफ तो हाथ से निकल रही है, सबका ध्यान उसी पर है। तभी लॉबी के दूसरे छोर पर जानवी दिखाई दी। उसने सिद्धार्थ को देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पिछली रात के सपने का नशा अभी उस पर हावी था। वो सिद्धार्थ को ऐसे देखने लगी जैसे उसे खा जाना चाहती हो, भूखी और बेशर्म नजरों से। सिद्धार्थ ने जानवी की उन नजरों को महसूस किया, उसे घिन आई। उसने जानवी को एक सरसरी, अपमानजनक नजर से देखा और फिर दिशांत की तरफ मुड़ गया। सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, शिव दिशांत, आपको मेरी वाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दें। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे कहा, जिस तरह से वो मुझे देख रही है, वो बिल्कुल एक वेश्या जैसी लग रही है। ये कहकर सिद्धार्थ वहां से निकल गया। इसके बाद जानवी ने सिद्धार्थ की पीठ को एकटक देखा।
उसने दिशांत की तरफ मुड़कर देखा। दिशांत का चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखों में वही दरिंदगी लौट आई थी जो गाड़ी में थी। जानवी की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसने अनजाने में शेर की मांद में कदम रख दिया और अब सिद्धार्थ ने उसे और गहरे गड्ढे में धकेल दिया। उसने जल्दी से कहा, दिशांत रुको। जानवी हाँफते हुए लोभी के पीछे भागी। बाहर का नजारा कुछ और ही था। बाहर सिद्धार्थ अपनी जेब में हाथ डाले लापरवाही से खड़ा था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वो मयूरी को देख रहा था जो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ ने उसके पास जाकर हॉल में कहा, मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगले आगे से मयूरी ने सिर उठाए बिना ही जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मुझे पता है यंग मास्टर सिद्धार्थ बिजी हैं। पिछली बार की तरह अपने सेक्रेटरी को न भेज दें, मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की भौहें तन गई। वो 2 महीने पुरानी बात का बदला ले रही थी। वो उसके बाईं तरफ खड़ा था जहां से गर्दन के पीछे बिखरी हुई लटें और उसका आधा कोमल चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सिद्धार्थ का गला सूख गया। उसने जेब के अंदर से खुद को चिकोटी काटी। खुद से कहा, कंट्रोल सिद्धार्थ, कंट्रोल। इसके बाद उसने धीरे से हंसकर कहा, मयूरी, मेरे सामने तुम खुद को बहुत बड़ी तोप समझती हो, है ना? मयूरी ने अब सिर उठाया। बड़े धूप के चश्मे से पीछे उसकी आंखें छिपी थी, लेकिन होठों पर जानलेवा मुस्कान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती थी तब तुमने ठुकरा दिया। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो तुम वापस आ गए। क्या तुम बेशर्म हो? लेकिन उसकी बात सुनकर भी सिद्धार्थ की हंसी गायब नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में मुझे अब नहीं चाहती? उसकी बात सुनकर मयूरी के दिल में एक कसक उठी, लेकिन उसने चेहरा फेर कर कहा, हाँ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी दिशांत और जानवी वहां पहुंच गए। दिशांत ने मौका ताड़ कर कहा, मिसेज गुलेरिया, क्या यंग मास्टर सिद्धार्थ ने आपको नाराज किया? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आगे से मयूर ने दिशांत को एक सर्द निगाहों से देखा और अपने बैग से चाबी निकाल कर कहा, माफ कीजिए, मेरे पास अपनी गाड़ी है। ये कहकर उसने गाड़ी अनलॉक की और एक चमचमाती हुई लाल फरारी अनलॉक हुई, जिसे देखकर दिशांत ने सीटी बजाकर कहा, वाह, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपकी वाइफ तो अमीर हो गई। लिमिटेड एडिशन फरारी, 23 करोड़ रुपए की शुरुआती कीमत, वाह। आगे से सिद्धार्थ ने गर्व और प्यार भरी नजर से उस लाल फरारी को देखा। तभी मयूरी ने एक्सीलेटर दबाया और उसकी गाड़ी हवा से बात करते हुए निकल गई। रोड पर सन्नाटा था। 3 लग्जरी गाड़ियां, एक लाल फरारी, एक ग्रे मैबेक दिशांत की और एक काली बेंटले सिद्धार्थ की, हवा को चीर रही थी। दिशांत की गाड़ी में जानवी बेचैन थी। उसने धीरे से कहा, दिशांत, मैं। लेकिन दिशांत ने उसे बीच में ही काट कर कहा, मुझे सफाई मत दो। मैंने देखा कि तुम सिद्धार्थ को कैसे देख रही थी। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम एक जिद्दी राजकुमारी हो जिसे वश में करना मुझे आता है। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ आगे कहा, आज रात मेरे घर आना। अगर नहीं आई तो हम अलग हो जाएंगे, और याद रखना, बिना मेरी मदद के सिद्धार्थ तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। उसकी बात सुनकर जानवी कांप गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक दिशांत ने मयूरी को फरारी से देखा और उसने शैतानी हंसी हंसकर कहा, जानवी, कसकर बैठो। उसने मैबैक की रफ्तार बढ़ा दी। मयूरी ने मिरर में देखा और उपहास से मुस्कुराई। उसने हल्के से हंसकर बुदबुदा कर कहा, ओह, रेस करनी है, ठीक है। ये कहकर उसने फरारी का गियर बदला और गोली की तरह आगे बढ़ गई। तभी दिशांत की गाड़ी की खिड़की नीचे की और उसने चिल्लाकर कहा, मिसेज गुलेरिया, आपकी ड्राइविंग स्किल्स कुछ खास नहीं है। मयूरी ने जवाब में एक हल्की मुस्कान दी और अचानक बिना किसी चेतावनी के ब्रेक मारकर गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ दिया। दिशांत को उसकी उम्मीद नहीं थी। उसने हड़बड़ी में स्टीयरिंग घुमाया और सामने से एक विशाल ट्रक आ रहा था, जिसे देखकर जानवी चीख पड़ी, दिशांत, ट्रक! तभी टायरों के कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ मैकबे फिसली और डिवाइडर से जा टकराई। जानवी बदमाश हो गई, उसके बाल बिखर गई। दिशांत का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। तभी धूल के गुबार के बीच मयूरी की फरारी रुकी। वो खिड़की से बाहर कोहनी निकाले धूप का चश्मा लगाए बैठी थी। उसने अंगूठा ऊपर किया और फिर धीरे से नीचे कर दिया। उसके बाद मयूरी की मीठी आवाज गूंजी, प्रेसिडेंट दिशांत, रेसिंग में जोखिम होता है, अगली बार सावधान रहिएगा। दिशांत दांत पीस कर रह गया और उसके बाद मयूरी ने एक्सीलेटर दबाया और धुएं के बादलों में ओझल हो गई। उसके पीछे सिद्धार्थ की बेंटले भी वहां से गुजरी।
सिद्धार्थ ने मयूरी की इस अदा पर एक मोहक मुस्कान बिखेरी। शानदार गाड़ी, खूबसूरत ड्राइवर। आज उसे समझ आया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले दिन ट्रेनिंग ग्रुप मारवा वाइनरी के लिए रवाना हुआ। मयूरी बस खिड़की के पास बैठी गुनगुना रही थी। तभी उसके क्लासमेट्स ने शोर मचाकर कहा, मयूरी देखो, यंग मास्टर सिद्धार्थ की बेंटले हमारे साथ चल रही है। मयूरी ने बाहर देखा। सिद्धार्थ हल्के नीले रंग की शर्ट में था, जिसके ऊपर दो बटन खुले थे। वो बड़ा आकर्षक लग रहा था। ये जानबूझकर बस के साथ चल रहा था। मयूरी ने चिढ़कर खिड़की खोलकर पूछा, सिद्धार्थ आप? वो लेकिन सिद्धार्थ ने अचानक स्पीड बढ़ाई और गाड़ी मयूरी के धूल उड़ाकर आगे निकल गई। मयूरी का मुंह खुला रह गया। दोस्त, उसने मन ही मन में कोस कर खिड़की बंद कर ली। तभी उसके फोन पर सिद्धार्थ का एक वॉइस मैसेज आया। क्या तुम रो रही हो? उसकी आवाज में वही चिढ़ाने वाला लहजा था। मयूरी ने पैर पटका। तभी दूसरा मैसेज आया। जब तुमने मुझे तंग किया था तो क्या सोच रही थी कि मैं आंसू बहाऊंगा? उसकी गहरी आवाज सुनकर मयूर का गुस्सा पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, बेशर्म आदमी। लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वाइनरी पहुंचकर दृश्य जादुई था। फूलों का सागर, गुलाब, लेवेंडर सी प्रहणी। मयूरी सफेद ड्रेस में एक डंडलियन के बीच हवा में उड़ रही थी। डूबते सूरज की रोशनी में वो किसी परी जैसी लग रही थी। तभी दिशांत और जानवी वहां पहुंचे। दिशांत की नजरें मयूरी पर गड़ गई। उसने जानवी से कहा, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर जानवी जल भुन गई। उसने चिढ़कर कहा, सिद्धार्थ उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आगे से दिशांत ने जोर से हंसकर कहा, अरे यही तो मजा है, सिद्धार्थ की सबसे कीमती चीज को हासिल करना। उसकी बात सुनकर जानवी गुस्से में विला की तरफ बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मयूरी पर थी। जानवी का दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन तभी एक नौकर आया और वो सिद्धार्थ को सम्मान के साथ अंदर ले गया। तभी उस नौकर को देखते ही जानवी ने मन ही मन कहा, दादाजी का नौकर? क्या दादाजी वापस आ गए? जानवी सोच में पड़ गई थी। इसके बाद उसी रात कमरे बटने लगे। जानवी ने मयूरी को चाबी देकर मीठी छुरी चलाकर कहा, माफ करना मयूरी, कमरे कम पड़ गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए स्टोर रूम साफ करवा दिया है। तभी बाकी स्टूडेंट्स ने विरोध किया, लेकिन मयूरी ने शांत भाव से चाबी लेकर कहा, थैंक यू डायरेक्टर मारवा, मैं वहीं रह लूंगी। वो जानवी की उस परेशान करने वाली आदत को जानती थी, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं थी। स्टोर रूम वाइन की बोतलों से भरा पड़ा था। दरवाजा चरमराहट करता था। नहाने के लिए एक लकड़ी का टब भिजवाया गया। मयूरी ने सुरक्षा के लिए एक पुराना पर्दा बीच में लगा दिया और नहाने चली गई। गर्म पानी में भीगते हुए उसे सुकून मिला। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज सुनते ही मयूरी सतर्क हो गई। उसने तुरंत पूछा, कौन है? आगे से भारी आवाज आई, मिसेज गुलेरिया। ये दिशांत था। मयूरी का दिल धक से रह गया। उसके कपड़े बिस्तर पर थे और पहुंच से दूर। उसने जल्दी से एक तौलिया लपेटा जो मुश्किल से उसके शरीर को ढक रहा था। तभी दिशांत धीरे से स्क्रीन की तरफ बढ़कर बोला, मिसेज गुलेरिया, क्या आपको कोई मदद चाहिए? आगे से मयूरी ने चेतावनी देकर कहा, बाहर निकलो यहां से, मैं सिद्धार्थ की वाइफ हूं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया। लेकिन आगे से दिशांत ने हंसकर उसकी बात को बीच में काट कर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आज रात मुझे तुम्हारे साथ मजे करने दो। ये कहते वो स्क्रीन के पीछे आने ही वाला था। तभी एक सर्द जानलेवा आवाज ने कमरे को जमा दिया, प्रेसिडेंट, आप मेरी वाइफ के कमरे में क्या कर रहे हैं? यह आवाज सुनते ही दिशांत और मेरी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। सिद्धार्थ वहां खड़ा था, एक हाथ जेब में, दूसरा दरवाजे की चौखट पर। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो दुनिया को तबाह कर दे। दिशांत की आंखें चमक उठी। उसने सिद्धार्थ पर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगाए थे। सिद्धार्थ का इतना जल्दी यहाँ पहुंचना सिर्फ एक ही बात का संकेत था। उसने भी मयूरी की सिक्योरिटी के लिए पहरेदार बिठा रखे थे। मयूरी पर मंडराता खतरा उसे चुंबक की तरह खींच लाया था। दिशांत ने अपने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान ओढ़कर कहा, ओह यंग मास्टर सिद्धार्थ, ये गलतफहमी है। मुझे अजीब आवाजें सुनाई दी, लगा कोई चोर है। मैं बस मिसेज गुलेरिया की सिक्योरिटी पर ध्यान देने के लिए यहाँ आया था। लेकिन सिद्धार्थ की गहरी अथाह काली आंखों ने दिशांत को आर पार देखा। बिना किसी भावना के उसने सिर्फ दो शब्द कहे, बाहर निकलो यहां से। आगे से दिशांत ने कंधे उचकाए और कहा, जरूर। बाहर निकलते समय उसने सिद्धार्थ के कान में फुसफुसा कर कहा,
यंग मास्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखें। खूबसूरत चीजों पर कई लोगों की नजर होती है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ सीधा खड़ा हो गया। उसने एक शांत आवाज में चेतावनी देकर कहा, चाहना और पाना अलग बातें हैं प्रेसिडेंट दिशांत। अगर दम है तो कुछ करके दिखाओ, सिर्फ सोचने वाले बनकर मत रह जाओ। उसकी बात सुनकर दिशांत का चेहरा सख्त हो गया। उसने बुदबुदा कर कहा, देखते हैं कौन जीतता है। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसको ज्यादा देखकर मयूरी, जो तौलिया से अपनी छाती ढके थी, उसने राहत की सांस ली। उसके पैर कांप रहे थे। अगर सिद्धार्थ वक्त पर न आता तो। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, जाओ कपड़े पहन लो। सिद्धार्थ की आवाज अब कोमल थी और इसके बाद वो मुड़ा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मयूर स्क्रीन के पीछे से निकली, लेकिन उसके कपड़े बिस्तर पर पड़े थे। उसकी पहुंच से दूर उसने कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। सिद्धार्थ उसे देख रहा था। उसका आधा शरीर स्क्रीन से बाहर था। भीगे हुए बाल, चमकती हुई कॉलर बोन और शर्म से लाल चेहरा। उसकी ऐसे देखकर सिद्धार्थ का गला सूख गया। तभी मयूरी ने उसे घूर कर कहा, क्या देख रहे हो, इधर मुड़ जाओ। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर शरारती अंदाज में कहा, तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मैंने नहीं देखा, अब शर्म कैसी। मयूरी ने एक तकिया उस पर मारकर कहा, चुप रहो। आगे से सिद्धार्थ हंसा और जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा। मयूरी का दिल बैठ गया। उसे याद आया, जब वो गर्भवती थी सिद्धार्थ अक्सर रातों को जागता और सिगरेट पीता। उसका ये नशा उसे दर्द देता था। वो चारों उसके पास गई और उसने उसके हाथ से सिगरेट छीन ली। मयूरी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब क्यों पी रहे हो, क्या तुम्हारा शरीर अभी भी रिएक्ट कर रहा है। आगे से सिद्धार्थ की आंखें लाल हो गई। तभी मयूरी ने उसे छेड़कर कहा, क्या प्लेन क्रैश में तुम्हारी मर्दानगी छीन ली। अगर मैं देख नहीं पाती तो मुझे शक होता। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, मयूरी, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्या तुम्हें उसकी याद आई। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा तमतमा गया। उसने शर्मा कर कहा, दफा हो जाओ। उसने उसे धकेल दिया। इसके बाद मयूरी तैयार होकर डाइनिंग रूम में पहुंची। तभी जानवी ने उसे देखकर ताना मार कर कहा, इतनी देर, एक्सीडेंट हुआ था क्या। तुम्हें डर नहीं लगता कि खाने में कुछ मिला होगा। लेकिन मयूरी ने जानवी को इग्नोर किया और वाइन का घूंट भरा और अचानक अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाकर आंख भर कर कहा, ओह। ये देखकर सब डर गए। उनमें से किसी ने घबरा कर कहा, क्या हुआ, क्या वाइन में जहर है। उसकी बात सुनते ही जानवी घबरा कर आगे आई। उसने आगे आकर अपनी सफाई देकर कहा, लाओ मैं इसे पी कर दिखाती हूँ। लेकिन तभी मयूरी ने वाइन सीधे जानवी के चेहरे पर थूक दी। मयूरी ने मासूमियत से कहा, ओह, कितनी बेहतरीन वाइन है। सॉरी डायरेक्टर मारवा, वाइन आप पर गिर गई, मैं तो मजाक कर रही थी। उसकी बात सुनकर पूरी टेबल हंसी से गूंज उठी। जानवी अपमान का घूंट पीकर रह गई। इसके बाद सभी ने डिनर कर लिया। उस रात की भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी मयूरी ने बगीचे में लगे दुर्लभ लुई के फूलों को, गुलाबों की याद आई। वो भीगी और बारिश में भीग उन नाजुक फूलों को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक बारिश रुक गई, कम से कम उसके लिए। उसने ऊपर देखा, एक काला छाता उसके लिए ढका हुआ था। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर समय की लकीर और आंखों में दया थी। बूढ़े ने कहा, उठो बेटी, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तभी नौकरों ने आकर गुलाबों को ढक दिया। इसके बाद बूढ़ा मयूरी वाइन सेलर में ले गया और उसने मयूरी को तौलिया दिया। मयूरी ने देखा कि वो कोई नॉर्मल माली नहीं था, इसलिए उसने पूछा, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी उन गुलाबों का रक्षक हूँ। इसके बाद उसने बिना लेबल वाली पुरानी बोतल खोली और मयूरी से कहा, इसे चखो। मयूरी ने घूंट लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, 40 साल पुरानी बेहतरीन अल्कोहल मिश्रण, दादाजी ये तो खजाना है। आगे से उस बूढ़े ने हंसकर कहा, तुम्हारी परख अद्भुत है। ये हुनर सिखाया नहीं जा सकता, ये खून में होता है। इसके बाद उसने मयूरी को एक छोटी बोतल वाइन में उपहार देकर बोला, ये ले जाओ अपनी माँ के लिए। इसके बाद मयूरी खुशी से बाहर निकल गई। बूढ़े ने उसे जाते हुए देखा। तभी नौकर ने उससे कहा, मालिक आपको देखकर खुश अच्छा लगा। आपने ये 40 साल पुरानी वाइन बोतल जो खोली, खोई हुई पोती मिस रश्मि के लिए बनाई थी। ये बूढ़ा कोई और नहीं, मारवा परिवार का हेड काशीनाथ मारवा था। नौकर की बात सुनकर काशीनाथ की आंखें भर आई। उसने भावुक होकर कहा, वो लड़की, उससे मिलकर लगा जैसे कोई अपना हो। इसी बीच उधर जानवी अपने कमरे की तरफ जा रही थी।
तभी उसको सामने से सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो हवा हो। जब वो पास से गुजरा तो उसकी खुशबू से जाह्नवी को मदहोश हो गया। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ। उसका नाम अपने आप मुंह से निकल गया था। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ रुक गया। वो मुड़ा नहीं। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आगे से जाह्नवी ने हाथ कांपने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो उस आदमी से प्यार करती थी जिसे वो बर्बाद करने की साजिश रच रही थी, और वो आदमी, वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। जाह्नवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। सिद्धार्थ उसके सामने था, शांत और ठंडा। उसकी खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और उसकी शर्ट खींची और कांपते स्वर में कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे प्रति इतने ठंडे क्यों हो? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने पतले होठों पर एक क्रूर मुस्कान लेकर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? उसकी बात सुनते ही जाह्नवी घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ, ये सब दिशांत की करतूत है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे पास प्रेम जादू का इलाज है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। बस मयूरी को तलाक दे दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा। वो एक ठंडी बेजान हंसी। उसने कोने में छिपी दिशांत की परछाई की तरफ देखकर कहा, दिशांत ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसे धोखा दे रही हो? आगे से जाह्नवी ने चिल्ला कर कहा, वो पागल है, विकृत है। मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो सिद्धार्थ। ये कहते हुए उसने सिद्धार्थ को पीछे से कसकर गले लगा लिया और आगे कहा, प्लीज मुझे मत छोड़ो। तभी मयूरी वहां से गुजरी। उसने जाह्नवी को सिद्धार्थ से लिपटते देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। सिद्धार्थ ने मयूरी को देखा। उसकी आंखों में कोई सफाई नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कलाई को अपनी 2 उंगलियों से कसकर दबाया, जिससे जाह्नवी दर्द से कड़ा उठी और दूर जा गिरी। मयूरी उनके पास से गुजरी, चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए। उसने व्यंग करके कहा, रात काफी हो गई है। दूसरों के सपने में खलल डालने के बजाय आपको सो जाना चाहिए। उसने तंज कसा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ बिना एक शब्द कहे उसके पीछे हो लिया। गलियारे में जब जाह्नवी और दिशांत बचे थे, दिशांत जैसे ही जाह्नवी के सामने आया, जाह्नवी कांप गई। जाह्नवी दिशांत के पीछे दौड़ी। उसने सफाई देने की कोशिश करके कहा, दिशांत सुनो, मैं झूठ बोल रही थी। तब एक जोरदार थप्पड़ से उसे जमीन पर उसने गिरा दिया। उसके मुंह से खून का स्वाद आ गया। दिशांत, जो हमेशा सभ्य रबर होने का नाटक करता था, अब किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसने सिगरेट जलाई और जाह्नवी के बाल सहला कर बोला, ओह माफ करना, चेहरे पर नहीं मारना चाहिए था, निशान दिख जाएगा। अगले ही पल उसने जलती हुई सिगरेट जाह्नवी की कमर पर दबा दी। ओह! लेकिन जाह्नवी की चीख उसके गले में अटक गई। दिशांत ने उसे जूते लात मारकर कुचल कर रखा था। दिशांत ने हंसकर कहा, तुमने कहा था मैं पागल हूँ, विकृत हूँ। मैंने तुम्हें सराखों पर बिठाया और तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब सिर्फ तुम मेरी हो, मेरा खिलौना। दिशांत की हंसी पागलपन में गूंज गई। बिजली की चमक में दिशांत का चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। जाह्नवी समझ गई, उसने अपनी कब्र खुद खोद ली थी। वहीं उधर मयूरी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। भीगे कपड़ों में कांपती हुई सिद्धार्थ उसके पीछे था। सिद्धार्थ ने कड़ाई से पूछा, इतनी रात को बारिश में कहाँ गई थी? बीमार पड़ जाओगी। मयूरी ने पलटकर ताना मारकर कहा, ओह माफ करना, मुझे लगा यंग मास्टर को अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहना चाहिए। लगता है मैंने कबाब में हड्डी बनने की गलती कर दी। आगे से सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, जलन हो रही है? लेकिन मयूरी ने हंसकर कहा, जलन मुझे? मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। तभी सिद्धार्थ ने उसे दीवार पर सटा दिया। उसने मयूरी की आंखों में देख कर कहा, तुम झूठ बोल रही हो मयूरी। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों हो? ये कहकर झुककर उसने उसके होठों को छुआ। आगे से मयूरी ने उसे लात मार कर कहा, चले जाओ यहाँ से। मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। उसने कड़क आवाज में कहा, मयूरी, मुझे उकसाओ मत। भले ही मेरा शरीर अभी असमर्थ हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें संतुष्ट करने के और तरीके हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद मयूरी सो गई।
लेकिन बिजली की कड़कड़ाहट ने उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसकी धड़कन रुक गई। क्या वो फिर से अंधी हो गई? उसको इंग्लैंड के डरावने दिन याद आ गई। ये जब पट्टी खुलने के बाद उसे डर लग रहा था कि वो देख नहीं पाएगी। वो बिस्तर पर सिकुड़ गई। तभी दरवाजा खुला। एक जाना पहचाना साया अंदर आया और उसने उसे बाहों में भर कर कहा, डरो मत मयूरी, ये मैं हूँ। सिद्धार्थ ने उसके सिर को अपनी छाती से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तभी मयूरी को अचानक इंग्लैंड में उस गूंगे क्रैक टैकर की याद आ गई। वो भी ऐसे ही उसके बाल सहलाता था, उसे खाना खिलाता था, उसकी देखभाल करता था। उस अनजान लड़के की कोमलता ने उसे सबसे बुरे वक्त में सहारा दिया था। आज सिद्धार्थ की ये खुशबू, ये ताजगी, उसको महसूस कर मयूरी चौंक गई। उसने मन ही मन में कहा, क्या वो सिद्धार्थ था? उसने कांप कर पूछा, सिद्धार्थ? आगे से सिद्धार्थ ने उसे चूम कर कहा, हाँ मेरी जान, आंखें खोलो, लाइट खराब है, तुम अंधी नहीं हुई हो। उसकी बात सुनते ही मयूरी ने डरते डरते आंखें खोली। उसने देखा अंधेरे में भी सिद्धार्थ की आंखें चमक रही थी। तभी राहत की एक लहर दौड़ गई और फिर उसको गुस्सा आया। उसने सिद्धार्थ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रुक गई। उसने गुस्से में पूछा, बदमाश, तुम अंदर कैसे आए? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। और इसके बाद वो जाने लगा। लेकिन उसने दरवाजे पर रुक कर कहा, वैसे सुना है इस कमरे में भूत रहते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आंख भर कर कहा, ओह वापस आ जाओ। ये कहते हुए मयूरी डर कर फिर बिस्तर में दुबक गई। सिद्धार्थ हंसा और वापस आया। कमरे में सन्नाटा था। तभी मयूरी ने फुसफुसा कर कहा, सिद्धार्थ। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, बोलो। मयूरी ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। यह सुनते ही सिद्धार्थ हैरान हुआ। उसने हैरान होकर कहा, लेकिन यहाँ बाथरूम नहीं है। आगे से मयूरी ने झुंझला कर कहा, नहीं, ये स्टोर रूम है। तुम्हारे इश्कबाजी के कर्ज में यहाँ चुका रही हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा। उसने मयूरी को गोद में उठाकर कहा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे इश्कबाजी की है, पागल लड़की। मयूरी उसकी बाहों में थी, सुरक्षित और गर्म। वो उसे कोसना चाहती थी, लेकिन उसके स्पर्श से उसका सारा गुस्सा पिघला दिया था। अंधेरी रात में बारिश के शोर के बीच दो दिल फिर से एक हो रहे थे। भले ही जुबान पर इनकार हो, लेकिन धड़कनें गवाही दे रही थी। सिद्धार्थ ने मयूरी को गोद में उठाया, लेकिन वो उसे वॉशरूम नहीं लेकर जा रहा था। उसने शरारत से कहा, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो मैं तुम्हें घर के पीछे ले जा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें बड़ी हो गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? तभी सिद्धार्थ ने डर कर कहा, वहां सांप भी हो सकते हैं। ये कहते हुए उसने खुद को खिड़की के बाहर कूदने के लिए तैयार किया। मयूरी ने डरकर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और सिद्धार्थ खिड़की से बाहर कूदा और उसने आसपास के मैदान में उतर कर कहा, लो पहुंच गए। लेकिन मयूरी नीचे नहीं उतरी। उसने घबरा कर कहा, मेरे जूते नहीं हैं, जाओ मेरे जूते लेकर आओ। सिद्धार्थ ने उसे नहीं छोड़ा। उसका हाथ नीचे की ओर सरका। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मयूरी समझ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मा कर कहा, सिद्धार्थ तुम बेशर्म हो। उसको ऐसे शर्माता देखकर सिद्धार्थ हंसा, एक गहरी मादक हंसी। उसने हंसकर कहा, मयूरी, अगर तुम्हें सच में जाना होता तो अब तक जा चुकी होती। चलो वापस चलते हैं। ये कहकर वो वापस खिड़की के अंदर कूदा और उसने मयूरी को बिस्तर पर लेटा दिया। मयूरी ने शर्म से कंबल में मुंह छिपा लिया। तभी सिद्धार्थ ने कंबल खींच कर कहा, सांस तो ले लो। आगे से मयूरी ने मुंह फेर कर कहा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थ खिड़की के पास गया और खामोश और शांत हो गया। वहीं मयूरी को नींद नहीं आ रही थी। वो जानती थी कि वो अभी वहीं खड़ा है, उसका रखवाला बनकर। मयूरी ने करवट बदली और हल्की सिसकी ली। सिद्धार्थ तुरंत उसके पास आया। उसने उसके माथे को छू कर पूछा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? मयूरी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। सिद्धार्थ समझ गया, वो पंप लाना भूल गई थी और अब दूध जमा होने से उसको दर्द हो रहा था। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा, मैं मदद करता हूँ। लेकिन मयूरी ने विरोध करके कहा, नहीं, तुम दूर रहो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़कर उसको डांट कर कहा, नफरत करना, लेकिन अभी दर्द कम करना जरूरी है। अगर दूध नहीं निकलेगा तो आरुष भूखा रह जाएगा। अगली सुबह तूफान थम गया था। मयूरी बाहर निकली तो उसकी सहेलियां कानाफूसी कर रही थी।
उनमें से एक लड़के ने कहा, सुना है डायरेक्टर जानवी को एम्बुलेंस ले गई, किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई। उसने दिमाग में तुरंत एक छवि आई, दिशांत वो समझ गई। जानवी आग से खेल रही थी और वो जल गई। तभी सिद्धार्थ वहां से गुजरा, बेदाग सफेद शर्ट, काली पतलून। रात भर न सोने के बाद वो तरोताजा और आकर्षक लग रहा था। उसको देखते ही मयूरी ने नजरें फेर ली। तभी उसकी सहेलियों ने फुसफुसा कर कहा, कल रात सिद्धार्थ मयूरी को अपने कमरे में ले गया था। सुना है पूरी रात। इसके बाद अंगूर के बाग में जाने के लिए सब बस में बैठ गई। मयूरी ने हेडफोन लगा लिए और दुनिया से कट गई। तभी उसके बगल वाली सीट दबी। सिद्धार्थ उसके बगल में आकर बैठ गया। उसको देखते ही मयूरी ने हेडफोन हटाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे से सिद्धार्थ ने मासूमियत से कहा, भाग जा रहा हूँ। मयूरी ने फिर पूछा, फिर भी उसमें इतनी सीटें खाली हैं, तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? आगे से सिद्धार्थ ने शरारती मुस्कान में कहा, कौन कहता है मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? तभी मयूरी उठने लगी, लेकिन बस चल पड़ी। धक्के से वो सीधे सिद्धार्थ की गोद में जा गिरी। सिद्धार्थ ने उसकी कमर थाम कर कहा, सावधान। ये देखकर पूरी बस हंस पड़ी। किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, वाह मयूरी, क्या सीन है? जिससे मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने झपटाते हुए कहा, मुझे छोड़ो। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हें मेरे साथ बैठने की आदत नहीं, लेकिन गोद में बैठने की आदत है। आगे से मयूरी ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश करके कहा, चुप रहो तुम। तभी सिद्धार्थ ने उसका एक हेडफोन अपने कान में लगा लिया। गाना बज रहा था, एक फ्रेंच क्लासिक। सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपनी जांग पर रखा और उंगलियां फंसा ली। उसने मयूरी से पूछा, जानती हो इसका मतलब क्या है? कई दिनों तक मिलने की तड़प, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि सिद्धार्थ बकवास कर रहा है। गाने का मतलब ये नहीं था, लेकिन उसकी आवाज वो जादू थी। अंगूर के बाग में सिद्धार्थ ने स्टूडेंट्स को वाइन बनाने की प्रक्रिया समझाई। उसकी जानकारी और बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि लड़कियां मंत्रमुग्ध हो गई। तभी सिद्धार्थ ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, लड़कियां डार्क पर्पल अंगूर चुने, वो मीठे होते हैं। मयूरी ये सब देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। यह आदमी 32 साल का है, अमीर, ज्ञानी और बहुत हैंडसम। वो जहां भी जाता आकर्षण का केंद्र बन जाता। वो रेड क्राउन ऑफ द क्रेन था, सबसे घातक जहर। और मयूरी को डर था कि इस जहर का आदि वो हो चुकी है। मयूरी ने सिद्धार्थ को घूर कर एक अंगूर की तरफ हाथ बढ़ाया। छिलका उतार कर उसने चमकदार गुदा मुंह में रखा और उसका स्वाद बड़ा रसीला था। तभी उसकी नजर बेल पर लटके एक बड़े ओंस की बूंदों में चमकते अंगूर पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर था। उसने अभी हताशा में होठ सिकोड़े ही थे कि एक बड़े मजबूत हाथ ने आसानी से वो अंगूर तोड़ लिया। तभी एक गहरी मखमली आवाज उसके कानों में गूंजी, हेयर यू गो। मयूरी ने बिना पीछे मुड़े अंगूर लिया और खाने लगी। सिद्धार्थ की नजर उसके गुलाबी होठों पर टिक गई, जो अंगूर के रस से और भी आकर्षक लग रहे थे। उसने झुककर अपने कान के पास फुसफुसा कर कहा, मुझे दे दो। मयूरी ने पीछे मुड़कर देखा और शरारत में हंसकर बचा हुआ आधा अंगूर अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपनी नाजुक भौहें सी को नचाकर कहा, स्वादिष्ट है ना? सिद्धार्थ ने उसके खिलखिलाते चेहरे को देखा और फिर अचानक गंभीर होकर जमीन की ओर इशारा करके कहा, तुम्हारे पैरों के नीचे एक सांप है। मयूरी ने चीख कर कहा, ओह, और उसका पूरा शरीर एक झटके में सिद्धार्थ की तरफ लपक गया। उसकी कोमल बाहें उस आदमी की गर्दन में लिपट गई और वह उसकी गर्म छाती में समा गई। तभी नौकरानी की हंसी सुनाई दी। मिस मयूरी, यंग मास्टर सिद्धार्थ ने आपको बेवकूफ बनाया। यहाँ कोई सांप नहीं है। थोड़े से एहसास के बाद मयूरी ने उसे धक्का दिया, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जेब में हाथ डाले किसी लोहे के स्तंभ की तरह खड़ा था। धूप उसकी पीठ पर एक सुनहरी आभा बना रही थी और उसकी आंखों में मयूरी के लिए गहरी कोमलता तैर रही थी। उसने उसकी छाती पर मुक्का मारकर कहा, सिद्धार्थ, तुम बहुत नीच हो। और फिर नाराजगी के लिए जाने के लिए मुड़ी। तभी सिद्धार्थ ने पीछे से उसे चेतावनी देकर कहा, मयूरी, सावधान रहो। मयूरी ने सोचा कि वो फिर से मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को जकड़ दिया और उसने अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चारों ओर शोर मच गया। पानी फवारा चालू हो गया। अंगूर के बाग के बीच लगा फवारा चल पड़ा था। पानी के बौछार हर तरफ गिर रही थी, लेकिन मयूरी सूखी थी क्योंकि सिद्धार्थ
ने उसे अपनी चौड़ी छाती में ढक लिया था। मयूरी ने अपनी जकड़ से छूटने की कोशिश की, ताना मारकर कहा, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ, तुम्हारी ये पाखंडी दया किससे चाहिए? क्या तुम चूहे के अंतिम संस्कार में रोने वाली बिल्ली हो? आगे से सिद्धार्थ ने थोड़ा झुककर पौरुष गंध मयूरी को इंद्रियों पर छा दिया और उसने मयूरी को छेड़कर कहा, चूहे के अंतिम संस्कार में बिल्ली? वाह, तुम्हारा आत्मसम्मान तो बहुत कम है कि तुम खुद को चूहा समझ रही हो। तभी मयूरी ने गुस्से में उसकी बांह पर दांत गड़ा दिए। सिद्धार्थ ने दर्द भी मुस्कुरा कर बोला, तुम जंगली बिल्ली के बच्चे के जैसी हो। यह कहकर उसने उसे और छेड़ दिया। मयूरी कूदकर दूर हटी, लेकिन फव्वारे की धार ने उसे भिगो दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सफेद कमीज शरीर से चिपक जा चुकी थी, जिससे उसका गठीला और मांसल बदन झलक रहा था। मयूरी ने अपना मुंह ढक लिया और उसकी हालात देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी आसपास खड़ी लड़कियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। वाह, यंग मास्टर सिद्धार्थ की बॉडी तो देखो, सिक्स पैक एब्स। क्या मयूरी इसे संभाल पाएगी? मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने एक नजर सिद्धार्थ के आकर्षण शरीर पर डाली और मन ही मन एक्सेप्ट किया कि वाकई वो अद्भुत है। कपड़े बदलने के बाद मयूरी जब गलियारे से गुजर रही थी, तभी एक अध खुले दरवाजे ने उसका ध्यान खींचा। अंदर सिद्धार्थ था। उसने अपनी गीली कमीज उतार दी थी और वो खिड़की के पास खड़ा तौलिए के बाल पोंछ रहा था। आधा नंगा और सुगठित शरीर जंगली बेकाबू लग रहा था। मयूरी की धड़कनें तेज हो गई। पिछले कुछ महीनों में और विशेषकर प्लेन क्रैश के बाद सिद्धार्थ ने उसे छूना बंद कर दिया था। कल रात भी वो सोफे पर सोया था, इसलिए मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी एक भारी आवाज ने उसे चौंकाया। वहां क्या कर रही हो? क्या ताक झांक कर रही हो? मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो भागने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। सिद्धार्थ ने पैर से दरवाजा बंद किया और उसे दीवार से सटा दिया। मयूरी ने घबरा कर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सिद्धार्थ ने उसके करीब आकर कहा, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए मयूरी। उसके गीली त्वचा की महक और शरीर की गर्मी ने मयूरी को घेर लिया। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेलियां सिद्धार्थ की सख्त छाती से स्पर्श होते ही सुन पड़ गई। तभी सिद्धार्थ झुका और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आगे से मयूरी ने संघर्ष करके कहा, सिद्धार्थ ऐसा मत करो, उफ छोड़ो, वरना मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए उसे छोड़ा और उसकी आंखों में व्यंग था। उसने मुस्कुराकर कहा, मदद? तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? क्या तुम भूल गई? और उसने उसे दोबारा चूम लिया। दूसरी तरफ उधर हॉस्पिटल के वार्ड में सन्नाटा पसरा था। जानवी बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा सूज गया था और आंखों में दहशत थी। उसने रोकर अपनी माँ से कहा, माँ, दिशांत एक जानवर है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे सिगरेट से जलाया। वो बाहर से शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से शैतान है। उसकी माँ उर्मिला ये सुनकर सन रह गई। उसने सोचा कि दिशांत एक अच्छा दामाद बनेगा, लेकिन अब वो उसके बेटे की हालात देखकर उसका भी खून खोल गया था। तभी जानवी ने आगे कहा, माँ, मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन उसने धमकी दी, अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो सिद्धार्थ को प्रेम जादू का एंटीडोट नहीं देगा। सिद्धार्थ पहले उससे नहीं, मुझसे निपटेगा। जानवी पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने सिद्धार्थ को फंसाने के लिए दिशांत का साथ दिया, लेकिन अब वो खुद शिकार बन गई थी। तभी उर्मिला की आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, जानवी, अगर सिद्धार्थ का प्रेम जादू का एंटीडोट से डरता है तो तुम खुद वो एंटीडोट क्यों नहीं चुरा लेती? उसे अपना तुरुप का पत्ता बनाओ। सिद्धार्थ से कहो कि अगर उसे एंटीडोट चाहिए तो उसे दिशांत से तुम्हें बचाना होगा और मयूरी को तलाक देकर तुमसे शादी करनी होगी। अपनी माँ की प्लानिंग सुनकर जानवी की आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। उसने मन ही मन में सोचा, हाँ, ये हो सकता है, वो सिद्धार्थ के पास वापस जा सकती है। इसके बाद जानवी ने घड़ी में देखकर कहा, आज वैलेंटाइन डे है माँ, मुझे फोन दो, मैं प्रियंका को फोन करूंगी। वो नकली सिद्धार्थ पर मरती है। आज मैं उसे सिद्धार्थ के साथ चिपके रहने के लिए भेजूंगी ताकि मयूरी को जलन हो। शाम को उधर मयूरी अपने ऑफिस में थी। तभी मधु ने उसको छेड़कर पूछा, मयूरी, आज 14 फेब है, क्या यंग मास्टर सिद्धार्थ ने आज तुम्हें डेट पर नहीं बुलाया? मयूरी ने कड़वाहट से मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, नहीं, और अगर वो बुलाता भी तो मैं नहीं जाती। लेकिन वो बार बार फोन देख रही थी। कोई मैसेज नहीं। खुद को सांत्वना देने के लिए वो अपनी टीम के साथ जश्न मनाने के लिए बार में चली गई। तभी बार के एंट्री गेट पर हलचल हुई। मयूरी ने देखा सिद्धार्थ अंदर आ रहा था। काली शर्ट और पैंट में बड़ा
शाही लग रहा था, लेकिन उसके साथ प्रियंका थी जो बाहों में उसे भरे हुए थी। उनको देखते ही मयूरी की आंखों में ठंडक उतर आई। उसने मुंह फेर लिया। सिद्धार्थ ने मयूरी को देखा और उसने धीरे से प्रियंका को खुद से अलग किया। उसने रूखेपन से कहा, मेरे पीछे मत आओ वरना मैं तुम्हें घर भिजवा दूंगा। सिद्धार्थ के भाई अभिषेक और विक्रम भी वहां पहुंच गए। अभिषेक ने हंसकर सिद्धार्थ से कहा, भाई भाभी गुस्से में लग रही हैं। आगे से सिद्धार्थ ने गंभीर होकर कहा, मैं आज उसे उकसाऊंगा नहीं, वो पहले से ही चिड़ी हुई है। इसके बाद तीनों भाई बार में एक कोने में बैठ गए। सिद्धार्थ की नजरें लगातार उस कोने पर टिकी थी जहां लड़कर की टीम बैठी थी। वहीं लोगों के आग्रह पर मयूरी ने माइक उठाया। उसने कहा, ठीक है, बस एक गाना। उसने सुन रहा है ना तू, गाना शुरू किया। हालांकि वो बेसुरा गा रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। सिद्धार्थ ने गीत के बोल सुने और मुस्कुराया। उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल लड़की क्या सोचती है। इसके बाद उसकी नजर मयूरी के कपड़ों पर गई। उसने एक सफेद लेस वाला टॉप और बहुत छोटी डेनिम स्कर्ट पहनी थी। उसके सुडौल पैर और पतली कमर साफ दिख रही थी। बार में मौजूद हर आदमी उसी की नजर पर था। मयूरी ने गाते गाते झूमना शुरू किया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो एक माँ थी, लेकिन आज वो किसी कॉलेज की लड़की से भी कम हसीन नहीं लग रही थी। बेपरवाह बिल्कुल लग रही थी। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से खींचा और उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और मालिकाना हक की चमक आ गई। जब वो दूर था तो इस औरत ने उसे उत्तेजक कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसने वाइन का एक बड़ा घूंट भरा। उसकी जंगली बिल्ली को आज रात उसे याद दिलाना होगा कि वो किसकी है। बार में संगीत गूंज रहा था। मयूरी का मूड बेहद खुशनुमा था और उसने माइक्रोफोन थामा और अपनी सुरीली आवाज में एक गीत गाया जिसने वहां मौजूद हर कोई झूम उठा। तभी पास खड़े मधु की नजर बार के कोने में बैठे तीन प्रभावशाली पुरुषों पर पड़ी। वहां सिद्धार्थ, अभिषेक और विक्रम बैठे थे। सिद्धार्थ की काली कमीज के ऊपर के तीन बटन खुले थे, जिससे उसकी सुगठित छाती झलक रही थी। शराब का गिलास थामे वो किसी बेपरवाह राजा की तरह लग रहा था। तभी बार के एंट्री गेट पर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। एक काली सफेद धारीदार स्कर्ट में बहुत आलीशान और सुंदर लग रही निया के पास आकर बोली, मयूरी, क्या कोइंसिडेंस है। वहीं मयूरी ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को भांप लिया, जो बार बार विक्रम की तरफ जा रही थी। मयूरी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर कहा, वाकई क्या कोइंसिडेंस है निया, चलो हम उन लोगों के साथ ही बैठते हैं। वे दोनों उन तीन पुरुषों के मेज पर बैठ गई। मयूरी ने चहक कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर हम आप लोगों को ज्वाइन करें। अभिषेक और विक्रम ने तुरंत शिष्टाचार में जगह बनाई, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा रहा। वो मयूरी को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। यह देखकर मयूरी ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह आदमी इतना घमंडी क्यों है। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए उसके करीब गई और उसने झुककर उसके कान में फुसफुसाकर अंदाज में बोली, तुम क्या चाहते हो। साथ ही उसने टेबल के नीचे अपना हाथ उसकी जांघ पर रखा और जोर से चुटकी काट ली। सिद्धार्थ की आंखों में एक पल के लिए दर्द और हैरानी उभरी, फिर एक चेतावनी। उसने मयूरी को घूर कर देखा, फिर चुपचाप खिसक कर अपनी जगह बना दी। अभिषेक ये सब देख रहा था, मन ही मन हंस भी रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, बड़े भाई तो भाभी के गुलाम बन गए हैं। अब वहां माहौल अजीब तनाव फैल गया था। विक्रम जो हमेशा शांत रहता था, आज थोड़ा असहज लग रहा था। उसे प्यास लगी तो उसने मेज पर रखा गिलास उठाया और एक घूंट पी लिया। स्वाद शराब का नहीं बल्कि आइस्ड टी का था। वो ठिठक गया। यह निया का गिलास था। उसने धीरे से सिर घुमाया तो देखा निया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अनजाने में उसी जगह से पिया जहां उसके होठ लगे थे। इन डायरेक्ट चुंबन। निया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे वे दिन याद आ गए जब वो विक्रम के घर में रहती थी। वो अक्सर बालकनी में उसे लॉन में पड़ते हुए देखती थी। ये दुनिया से अलग, शांत और बहुत आकर्षक, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा। कांपते हाथों से निया ने अपना ग्लास वापस उठाया और ठीक उसी जगह से अपने होठ रख दिए जहां से विक्रम ने पिया था। विक्रम ने यह देखा और अपनी नजरें फेर ली, लेकिन उसके गले में नली में ऊपर नीचे जो उसकी घबराहट को बयां कर रही थी। अभी मयूरी ने मौन तोड़कर कहा, चलो डांस करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर करना जारी रखा, तो मयूरी ने उसे भी चिढ़ाने के लिए ठानी। वो डांस फ्लोर पर गई और जानबूझकर दो अजनबी लड़कों के साथ डांस करने लगी। वो आजाद पंछी की तरह झूम रही थी और उन लड़कों की नजरें उस पर टिकी थी।
ये देखकर सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। जब एक आदमी ने मयूरी की कमर को छूने की कोशिश की तो सिद्धार्थ का सब्र टूट गया। वो झपट कर वहां पहुंचा और उसने मयूरी की कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उन आदमियों ने विरोध करके कहा, अरे तुम कौन हो? सिद्धार्थ ने मयूरी की कमर को कसकर पकड़े रखा और ठंडी रौबदार आवाज में कहा, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि वो मेरी है। उसकी आवाज और उसके महंगे कपड़ों की झलक रही से देखकर वो आदमी पीछे हट गए। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और विजयी मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, तो आपको जलन होती है। मुझे लगा कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे से सिद्धार्थ ने उसकी कमर को कस लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, आज रात तुम्हें इसका इंजाम भुगतना होगा मयूरी। दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर किनारे निया ने हिम्मत करके विक्रम से बात की। उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, तुमने इतने दिनों में मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विक्रम चुप रहा। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी निया के दिल को चीर रही थी। तभी भीड़ का धक्का लगा और निया का संतुलन बिगड़ा। वो सीधे विक्रम की बाहों में जा गिरी। उसकी जानी पहचानी मिंट जैसी खुशबू ने निया को घेर लिया। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच कर कहा, विक्रम, मुझे दूर मत करो। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? उसकी बात सुनकर उसकी इस नजदीकी को देखकर विक्रम का शरीर अकड़ गया। वो जानता था कि ये लड़की उसे कितना प्यार करती है। उसके उनके बीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। तभी एक फेमस एक्ट्रेस ने आकर विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, विक्रम, चलो हमें इस गाने पर चर्चा करनी है। आगे से विक्रम ने निया की तरफ एक भावहीन नजर डाली और उस एक्ट्रेस के साथ चला गया। निया वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू लिए। उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। वो मुंह छिपाकर बाहर से बाहर भाग गई। मयूरी ने देखा और उसने विक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोक कर कहा, दूसरों के मामलों में दखल मत दो मयूरी। उनके बीच की बाधाएं बहुत बड़ी हैं। इसके बाद मयूरी डांस फ्लोर से बाहर आई तो उसकी मुलाकात सुरभि की पुरानी कलीग से हुई। बातों बातों में एक महिला ने सुरभि के अतीत का जिक्र कर दिया। उसने मयूरी से कहा, क्या आप जानती हैं मिस मयूरी, सुरभि बहुत स्ट्रांग है। 6 साल पहले उसके माता पिता की हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो गहरे सदमे और डिप्रेशन में चली गई। वो 2 साल तक एक कमरे में बंद रही थी। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। 6 साल पहले यह वही समय था जब नितेश जेल गया था। सुरभि ने उसे छोड़ा था। सुरभि ने कहा था कि उसने नितेश को पैसे और बेहतर फ्यूचर के लिए छोड़ा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसके माता पिता की मौत और उसका मानसिक संतुलन खोना सब उसी समय हुआ था। तभी मयूरी ने दूर खड़े नितेश को देखा, जो अभी भी सुरभि की बेवफाई से नफरत करता था। उसे एहसास हुआ कि इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता। एक बड़ा राज अभी भी अंधेरे में दफन था। मयूरी के मन में सवाल उठ रहे थे। उसने मन ही मन में सोचा, वो अपने परिवार के साथ क्यों चली गई थी? क्या कोई सीरियस मेंटली प्रॉब्लम थी? क्या सुरभि वाकई पिछले 6 सालों में उतनी ही खुश थी जिससे वो दावा करती है? ये सब सोचकर मयूरी ने बनावटी हंसी के साथ कहा, वो पुरानी बातें हैं। सुरभि दीदी अब खुश हैं। शुभम खत्री उसके लिए सही साथी है। तभी पास खड़ी महिला कलीग ने असहमति में सिर हिलाकर कहा, प्रेसिडेंट शुभम अच्छे तो हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे के लिए बने हैं तो अब तक शादी क्यों नहीं की? सुरभि 31 साल की है। उसकी जवानी ढल रही है। मयूरी जानती थी कि यह सच है, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक करके आगे पूछे, तुम्हारा मतलब है कि वो प्यार नहीं करते? उस कलीग ने मयूरी के कान में फुसफुसा कर कहा, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार करते हैं। मैंने एक बार ऑफिस में शुभम को उन्हें किस करने की कोशिश करते देखा था, लेकिन सुरभि ने मना कर दिया। इतने सालों के रिश्ते में एक नॉर्मल किस तो होना अजीब बात नहीं है ना? उसके बाद सुनकर मयूरी मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तर्क संगत बात है। तभी सुरभि और शुभम वापस आ गए। मयूरी ने उत्साह से सुरभि का हाथ पकड़कर कहा, चलो सुरभि दीदी, बाहर में चलते हैं। बार के अंदर मयूरी जानबूझकर सिद्धार्थ और उसके ग्रुप के पास रुकी। उसने वहां बैठे नितेश और सुनैना को देखकर कहा, डॉक्टर मारवा, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? आज तो सब यही हैं, चलिए साथ में पीते हैं। वहीं सुरभि ने भी विनम्रता दिखाई और जल्द से सबने एक लंबी टेबल बुक कर ली। माहौल को हल्का करने के लिए किसी ने सुझाव देकर कहा,
आज वैलेंटाइन है, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, सब तैयार हो जाओ। और सब तैयार हो गई। बोतल घुमाने और पर्ची उठाने का खेल शुरू हुआ। सुरभि चुपचाप बैठी थी। उसके सामने नितेश और सुनैना बैठे थे। सुनैना उससे हंसकर बात कर रही थी और नितेश उसकी तरफ सौम्य भाव से देख रहा था। वो एक आइडियल कपल लग रहे थे। ये देखकर सुरभि के दिल में एक टीस उठ गई। उसने अपने कोकटेल का एक बड़ा सा घूंट भरा और उसने खांसी भी आ गई। तभी बोतल सुरभि पर आकर रुक गई। मयूर ने चहक कर टोकरी आगे बढ़ाकर कहा, सुरभि दीदी आपकी बारी। सुरभि ने पर्ची खोली और उसका चेहरा लाल हो गया। मयूर ने पर्ची छीनकर जोर से पढ़ा। सवाल है, क्या आपको अभी भी अपना पहला एक्सपीरियंस याद है? भीड़ ने सीटी बजा दी। किसी ने एक्साइटेड होकर कहा, डॉक्टर सुरभि, प्रेसिडेंट शुभम के साथ तो ये बहुत पहले हो चुका होगा, बताइए। ये सुनकर सुरभि शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी नजर अनजाने में सामने बैठे नितेश से टकरा गई। वो उसे अपनी गहरी भावहीन आंखों से घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और अलगाव था, जैसे वो कोई अजनबी हो। तभी शुभम ने स्थिति संभाली। उसने सुरभि के कंधे पर हाथ रखा और हंसकर कहा, छोड़ो यार, वो बहुत शर्मीली है। वैसे भी ये बात हम दोनों के बीच है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और बोतल फिर घूमने लगी। सुरभि का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। मयूरी ने मेज के नीचे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। तभी बोतल रुकी, इस बार नितेश की तरफ। शांत और सौम्य दिखने वाला डॉक्टर अंदर से किसी गहरे समुद्र जैसा था। उसने पर्ची उठाई। भीड़ चिल्लाई, डॉक्टर नितेश का टास्क है, बोतल घुमाओ और जिस पर रुके उसे किस करो। ये सुनते ही सुनैना ने मजाक में कहा, ओ ये तो बस खेल है, शायद नितेश बोतल मुझ पर आकर रुके। नितेश ने एक हल्के रहस्य में मुस्कान के साथ बोतल को घुमाया। उसकी उंगलियां सदी हुई थी। बोतल घूमी और धीरे धीरे कम करती हुई सुरभि की तरफ इशारा करते हुए रुक गई। ये देखकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। फिर लोगों ने शोर मचाकर कहा, हा डॉक्टर सुरभि, आज तो आपकी लॉटरी लग गई। सुरभि सुन रह गई। उसने नितेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, मानो पूछ रहा हो कि एक्स गर्लफ्रेंड, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? वहीं शुभम ने भी कंधे उचकाकर, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तभी मयूरी और अन्य लड़कियों ने सुरभि को धक्का देकर कहा, जाओ सुरभि दीदी, ये बस एक खेल है। न चाहते हुए भी सुरभि को उठना पड़ा। वो नितेश के पास पहुंची। वो अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी तरफ देख रहा था। ब्रिटिश स्टाइल के कपड़ों में वो बड़ा कुलीन लग रहा था। तभी सुरभि का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे उसकी बाहों में जा गई। नितेश ने उसकी कमर को थाम लिया, लेकिन सिर्फ सहारा देने के लिए। उसकी सांसें टकरा रही थी। सुरभि ने खुद को संभाला और संकोच में पूछा, क्या मैं बस आपके चेहरे को चूम सकती हूँ? आगे से नितेश ने भौहें चढ़ाई। वो शांत बैठा रहा। उसकी उंगलियां कनपटे को सहला रही थी। उसकी आंखों में एक चुनौती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भीड़ चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, होठों पर, होठों पर। सुरभि के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने आंखें मूंद ली और झुककर उसके होठों पर हल्का सा छुआ। वो तुरंत पीछे हटने लगी, लेकिन तभी नितेश की बड़ी हथेलियों ने उसका चेहरा थाम लिया। उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने एक डीप किस किया और सुरभि की आंखें खुली रह गई। वो इंच भर भी दूर होने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और एक सजा जैसा उसे लगने लगा था। जब उसने छोड़ा तो सुरभि कांप रही थी। उसने तुरंत मुड़कर कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ, और वहां से भाग गई। भीड़ अभी भी शोर मचा रही थी। किसी ने कहा, डॉक्टर मारवा ने उसका चेहरा पकड़ रखा था। कहते हैं जब कोई पुरुष किसी औरत से सच्चा प्यार करता है तो चूमते वक्त उसका चेहरा थाम लेता है। मयूरी ने सुना और उसका चेहरा लाल हो गया। सिद्धार्थ तो हमेशा ऐसा ही करता था। तभी मयूरी ने देखा कि सुरभि भाग गई और नितेश अब भी वाइन पीते हुए उसे दिशा में देख रहा था। उसे समझ आ गया कि इन दोनों के बीच अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। वो उठी और कोने में खड़े सिद्धार्थ के पास गई, जो किसी डायरेक्टर से बात कर रहा था। तभी उस डायरेक्टर ने मयूरी को मिसेज गुलेरिया कहा, जिससे वो चिढ़ गई। मयूरी ने सीधे मुद्दे पर आकर सिद्धार्थ से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, बोलो। मयूरी उसके कान के पास गई और उसने एक प्लान बनाया, उन दोनों को फिर से मिलाने का प्लान। तभी सिद्धार्थ ने उसको छेड़कर कहा, क्या तुम हमेशा मैच मेकर बनी रहती हो? बदले में मुझे क्या इनाम मिलेगा? मयूरी ने चुनौती देकर कहा, जो तुम चाहो। सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, रात में हम पहाड़ की चोटी पर चलेंगे।
तारे देखने और हवा की आवाज सुनने। मयूरी समझ गई कि उशारा किस और इशारा है, लेकिन उसने शर्म मान कर कहा, ठीक है, अगर तुम निकम्मे साबित न हुए तो। सिद्धार्थ ने आंखें संकरी कर ली। निकम्मा, ये शब्द उसे चुभ गया। वहीं उधर गेम खत्म हो चुका था और सुनैना ने नितेश को नचाने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। सुनैना ने आगे पूछा, नितेश क्या बात है? नितेश ने खाली बोतल की तरफ देखा और स्पाट आवाज में कहा, मुझसे नैना, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सुनैना हैरान होकर बोली, क्यों? आगे से नितेश ने उस दिशा में जाते देखे जहां सुरभि गई थी। सुनैना की बात का जवाब देकर बोला, क्योंकि वो अनमैरिड है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। आगे से सुनैना ने कोशिश करके कहा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है, आप कब तक इंतजार करेंगे? नितेश ने उदासी से जवाब देकर कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा इनएक्टिव रहा हूँ। मैं इंतजार करने का आदी हूँ, जब तक वो अकेली है मेरी उम्मीद जिंदा रहेगी। उसकी ये बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक अच्छे आदमी को खो दिया, लेकिन वो उसकी ईमानदारी का सम्मान करती थी, इसलिए चुपचाप चली गई। अब नितेश अकेला बैठा था। तभी सिद्धार्थ उसके पास आया और उसने वेटर को 2 गिलास रेड वाइन का ऑर्डर दिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने उसको ताना मारकर कहा, अभी तो तुम उसे सबके सामने चूम रहे थे, अब देवदास बनकर क्यों बैठे हो? बोतल को अपनी मर्जी से घुमाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल था, है ना? नितेश ने वाइन का घूंट भरकर कहा, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं बस कह रहा हूं कि तुम्हें भी पता है उसका बॉयफ्रेंड नकली है। वो अभी अकेली थी या नहीं, उसके जवाब और तुम्हारे किससे साफ हो गया है, फिर इतनी जलन क्यों? लेकिन आगे से नितेश चुप रहा। उसने जलन और गुस्से में पछतावा किया। उसने सबके सामने शर्मिंदा किया था और वो अपनी जलन शांत करने के लिए। तभी सिद्धार्थ ने अपनी वाइन घुमाकर कहा, मेरी वाइफ ने मुझे एक काम सौंपा। आगे से नितेश ने पूछा, क्या? क्या आप सिद्धार्थ उसे बता देगा कि उसकी प्लानिंग क्या है, या फिर चुपके से वो नितेश और उसकी सुरभि को मिलाने की कोशिश करेंगे? क्या वो दोनों को मिला पाएंगे या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।